दोस्तों, मैं रितेश एलआईसी एडवाइज़र आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के हमारे चैनल रितेश एलआईसी एडवाइज़र में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज की जो टॉपिक है वो है एक गार्जियन के सामने सबसे बड़ी जो कहा जाए जिम्मेदारी होती है वो अपने बच्चे की शादी, उसकी एजुकेशन, शिक्षा इत्यादि की होती है। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसे गार्जियंस के लिए है जिनकी बच्चियां हैं और वो अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ बचत करना चाहते हैं, कुछ सेविंग करना चाहते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं अपनी यह वीडियो देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप अभिकर्ता हैं या आप कस्टमर हैं, आप दोनों के लिए ही यह फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बच्चे की अगर शादी करनी है, बिटिया का विवाह करना है, तो उसके लिए सेविंग कैसे करें, कितना करें और कहाँ करें, इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी बात को लंबी न करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ। एक बात बताइए, जब आपके पिताजी की शादी हुई होगी, उस समय या उस ज़माने में एक शादी को करने में आपके घराने में क्या खर्च होते थे? हमारी समझ से पुराने ज़माने में साइकिल, घड़ी, चारपाई इत्यादि देकर भी शादियां हो जाया करती थीं। उस समय महंगाई भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कम खर्च में शादी विवाह हो जाया करते थे। मित्र, जब आज आपकी शादी हुई है, जब आपने शादी की, तो उस शादी में क्या खर्च हुआ होगा? आज की डेट में अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर भी अगर देखा जाए एक मिडिल क्लास फैमिली में, तो एक सामान्य परिवार भी मोटरसाइकिल, गहने, सोफा सेट, कूलर, पंखा, टेलीविज़न इत्यादि चीज़ें देकर शादी विवाह कर ले रहा है। अब दोस्त एक बात बताएं, आपको क्या लगता है, जब हमको अपनी बिटिया की शादी करनी होगी आज के 10 से 15 साल, 20 साल के बाद, तो क्या लगता है, क्या उस समय कितना खर्च होगा? कितने पैसे चाहिए शादी करने के लिए? क्या साइकिल या मोटरसाइकिल देकर काम हो जाएगा? एक बार दृढ़ता से आप विचार कीजिए बैठकर। अगर आज की डेट में जो शादी हो रही है उसमें द्वार पूजा में, बारातियों के स्वागत में, मंडप इत्यादि में क्या खर्चे हो रहे हैं, तो जो खर्च जो आपको लगता है कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो आज की डेट में खर्च हो रहे हैं, क्या वह खर्च आज के 15 से 20 साल बाद जब हमें अपने बच्चे की शादी करनी होगी तो क्या उतने खर्च में हो जाएगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उस समय भी महंगाई बढ़ के ज़्यादा होगी। आपके दिमाग में वह कौन सा अमाउंट आ रहा है कि उस समय महंगाई होने के बावजूद उतने पैसे आपके पास रहें ताकि आप अपनी बच्ची की शादी आराम से कर सकें? अब एक बात बताइए, अमाउंट तो आपके सामने क्लियर हो गया। यदि किसी के सामने जिसे अपने बच्चे की शादी करनी है और उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो पैसे की व्यवस्था करने के लिए क्या क्या कर सकता है? बिटिया की अगर शादी करनी हो ना, तो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? ये मैं अपने अनुभव के आधार पर, जो समाज में मैंने देखा है उसकी आधार पर मैं बोल रहा हूं। लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो लोगों का कहना यह होता है कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, गहने में इन्वेस्ट कर दो, वहां फायदा अच्छा है। मानता भी हूं, लेकिन यदि प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं और समाज में अगर ये मैसेज जाता है कि आपने प्रॉपर्टी को सेल करके बिटिया की शादी की है, देन वो जो समाज है वो यही कहेगा इतना दिन से कमाए और जमीन बेचकर तब शादी कर रहे हैं।
सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा ही था कि बिटिया की शादी में मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की और समाज में यह मैसेज गया तो एक यह बात आपके सामने आ सकती है। यदि पैसे की व्यवस्था करनी हो तो क्या कर्ज से लिया, जो रिश्तेदार हैं उनसे कर्ज लिया जा सकता है? यदि रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं तो क्या आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा की हानि नहीं होगी? एक लास्ट ऑप्शन और भी है, बैंक से भी कर्ज लिया जा सकता है। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। यदि कर्ज लेकर विवाह करते हैं तो चलिए, अब पूरे अमाउंट की बात नहीं करता हूं, इसको एक छोटे से उदाहरण से बताने का प्रयास करता हूं। सपोज दैट अगर किसी को गाड़ी लेनी हो, आज की डेट में कोई 4 व्हीलर ही ले ले, तो एक 4 व्हीलर को लेने के लिए नियर अबाउट अगर मान लीजिए 8 लाख रुपए का वो फाइनेंस करा रहा है या 6 लाख का फाइनेंस करा रहा है, तो 6 लाख के ऊपर आई थिंक उसको 7.5 से 8 लाख रुपए ब्याज के साथ जमा करना होगा। ठीक है। अब यदि आप कर्ज से शादी करना चाह रहे हैं, उस समय अगर व्यवस्था न हो, आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाया और कर्ज लेकर अगर आप शादी विवाह करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भविष्य में क्या होगा? एक तो एज आपकी हायर होगी, और हायर एज में टेंशन यह होगा कि जो बैंक की ईएमआई है, जो बैंक से लिया हुआ कर्ज है, उसकी जो किस्त है वो हायर एज में ज़्यादा मेहनत करके कमा के आपको देना होगा। दूसरा चीज, जितने की गाड़ी की कास्ट है उससे कहीं ज्यादा देना होगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं? एक बात और है, सपोज दैट एक पिता ने फाइनेंस कराया और गाड़ी खरीद कर लड़के वालों को गिफ्ट कर दिया। निश्चित रूप से वह पिता जब तक रहेगा उसकी ईएमआई समय से भरता रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एक बात और बताइए, इन केस उस पीरियड में अगर आप नहीं रहे, आपने गाड़ी लिया, फाइनेंस कराया और उसको उठाकर आपने लड़के वालों को गिफ्ट कर दिया, और उसके तुरंत बाद अगर आप नहीं रहे, तो क्या आपकी पत्नी, क्या आपके बच्चे, आपको लगता है कि उसकी ईएमआई भर पाएंगे? और यदि ईएमआई उसकी नहीं जाती है तो क्या लड़के वाले उसकी ईएमआई भरेंगे? यदि लड़के वाले ईएमआई नहीं भरते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गाड़ी खींच जाए? चलिए एक बात ये भी मान लेता हूं कि गाड़ी की ईएमआई लड़के वाले भरने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या अपनी बिटिया को सुनना नहीं पड़ेगा? मेरे क्वेश्चन सर सोचने लायक हैं या नहीं है? इसका जवाब मेरे पास है, मेरी एलआईसी के पास है। देखते हैं कैसे। यदि आप एलआईसी से इसकी व्यवस्था करते हैं, देन सिर्फ और सिर्फ 95 रुपये, मैंने यह जो कैलकुलेशन है यह 30 साल की एज के व्यक्ति के लिए किया है, और यह मान के चल रहा हूं कि यदि उसके घर में बच्ची पैदा हुई है तो उसके लिए यह प्लानिंग मैं बता रहा हूं। यदि सिर्फ 95 रुपये प्रतिदिन अगर आप बचा लें तो आप 12 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेंगे। एक गाड़ी दे सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, तो 12 लाख की अगर व्यवस्था आपको करनी है, आपको लगता है कि आज के जब आपकी बिटिया शादी के लायक होगी उस समय 12 लाख रुपए की व्यवस्था चाहिए, तो 95 रुपये की बचत करके आप 12 लाख की व्यवस्था बना सकते हैं। यह जो इसकी जो ईएमआई होगी ना, ये ईएमआई उस ईएमआई से काफी सुविधाजनक होगी। आप निश्चिंत होंगे। जैसे ही आप इस प्लानिंग को करते हैं, करने के बाद ही आपके दिमाग में एक स्थिरता आ जाएगी कि चलो मैंने एक व्यवस्था बना दी, बिटिया के शादी की हमको चिंता नहीं है। एक बात और है, आपने यह प्लानिंग कर ली, ये जो गाड़ी के लिए ये प्लानिंग आपने कर लिया,
और प्लानिंग करने के बाद इन केस आप नहीं रहे, आपकी डेथ हो गई, तो एलआईसी ने इस पॉलिसी में इतनी खूबसूरत व्यवस्था दे रखी है कि अगर पिता की मृत्यु नॉर्मल होती है तो 6 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे, अगर एक्सीडेंटल होती है तो 12 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे। नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से, जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती है तब तक हर साल 60 हजार रुपया दिया जाएगा, ताकि उस जो बच्ची है उस बच्ची की एजुकेशन की व्यवस्था उसकी जो नामनी है यानी उसकी जो मां है वो करती रहे। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर्ड होती है, जैसे ही पॉलिसी पूरी होती है, 12 लाख रुपए की व्यवस्था एलआईसी और कर देती है, ताकि जो सपने आपने देखे हैं, जैसे सपने देखे हैं कि बिटिया की शादी कैसे होनी चाहिए, वह व्यवस्था हो जाए। और कमाल की बात यह है कि अगर पिता की डेथ हो जाती है तो घर के किसी भी सदस्य को प्रीमियम जमा नहीं करना होता है। यानी मैं यह कह सकता हूं कि यदि आपने यह प्लानिंग की तो बिटिया की शादी होगी, यदि आप हैं तो अपनी बच्ची की शादी प्रीमियम जमा करके करेंगे, और यदि आप नहीं भी हैं तो भी बच्ची की एजुकेशन से लेकर उसके विवाह तक की सारी व्यवस्था आप ही करके जाएंगे एलआईसी की इस पॉलिसी के माध्यम से। तो मित्र, यदि आपको यह प्लानिंग अच्छी लग रही है तो आप हमें तत्काल संपर्क करें या अपने एरिया के अच्छे अभिकर्ता से संपर्क करें और आप यह प्लानिंग तत्काल कराएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।